बीच मौजूद हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी। मैं निवेदन करती हूं, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं। मैं बताना चाहूंगी, वर्ष 2003 से लगातार रीवा विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं। अपने राजनीतिक जीवन में आपने ऊर्जा, उद्योग, जैविक प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का आपने नेतृत्व किया है। आपका अनुभव, संवेदनशील नेतृत्व और विकास के प्रति प्रतिबद्धता विशेषकर विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रेरक रही है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। विभाग का कार्यभार संभालने के बाद आपके द्वारा कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों की परिकल्पना की गई, उन्हें सफलतापूर्वक उनका आयोजित भी उनको किया गया। आपने राज्य में पर्यटन नीति को बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से संभाला और आज हम उसकी सफलता देख ही पा रहे हैं। साथ ही साथ हम मंच पे आमंत्रित करते हैं श्री राकेश माथुर जी को, ऑनरेरी प्रेसिडेंट एंड फाउंडिंग मेंबर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे मंच पर श्री ऋषि सूर्यपुरी जी, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट एंड सीनियर होटेलियर, श्री अतुल पांडे जी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ताज सफारीज, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्री प्रतीक हीरा जी, चेयरमैन फिकी उत्तर प्रदेश टूरिज्म कमिटी एंड प्रेसिडेंट एंड सीईओ टॉर्नोस डेजिग्नेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं सभी से निवेदन करती हूं, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे सभी पैनलिस्ट मॉडरेटर्स का। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो चर्चा है, ये जो विषय है, ये बेहद खास है और इस पे जो यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न आए तो इस सत्र के अंत में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब स्वागत की बेला की ओर बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी सुश्री विदिशा मुखर्जी जी से, कृपया आप मंचासीन अतिथि कड़ी में सबसे पहले आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बेहद ही खास चंदेरी का शॉल है हमारे पास जिससे हम हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। एएमडी सुश्री विदिशा मुखर्जी स्वागत कर रही हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का। ये रीवा का ही बेहद खास आर्ट फॉर्म है सुपारी कला, जिसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में भी हम भेंट कर रहे हैं। गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश की खास पहचान है। अब मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी से निवेदन करती हूँ, आप श्री शिवशेखर शुक्ला जी का, प्रमुख सचिव महोदय का स्वागत करेंगे। अब आप स्वागत कर रही हैं श्री राकेश माथुर जी, श्री ऋषि सूर्यपुरी जी, श्री अतुल पांडे जी, और मैं आपसे निवेदन करती हूं अब आप सेशन के जो मॉडरेटर हैं श्री प्रतीक हीरा जी, चेयरमैन फिकी उत्तर प्रदेश टूरिज्म कमेटी एंड प्रेसिडेंट, सीईओ टॉर्नोस डेजिग्नेशन, जोरदार ताली से उनका भी स्वागत किया जाए। आप उनका भी स्वागत कर रहे हैं। सभी को मध्य प्रदेश की खास पहचान गोंड पेंटिंग एक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की जा रही है, जो हम सभी देख पा रहे हैं। बेहद ही खास पेंटिंग है ये और मध्य प्रदेश के विशेष कलाकारों द्वारा इस पेंटिंग का निर्माण किया गया है और हम सभी को ये देते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। मध्य प्रदेश के कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग्स मंचासीन भेंट के रूप में
सौंपी जा रही है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी से। आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को गो ग्रीन्स संस्था और फिक्की की ओर से एक सर्टिफिकेट भेंट कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट बेहद खास इसीलिए है कि फिक्की संस्था का ये मानना है कि ग्रीन को बचाने की ओर, पर्यावरण संरक्षण की ओर कार्य करना चाहिए और ये संस्था माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नाम से अयोध्या में वृक्षारोपण करने जा रही है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नाम से अयोध्या में ये पेड़ लगाया जाएगा। और साथ ही साथ अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी को भी ये सर्टिफिकेट भेंट करेंगे। माननीय श्री शिवशेखर शुक्ला प्रमुख सचिव के नाम से भी अयोध्या में एक पेड़ लगाया जाएगा। ये बेहद ही खास तोहफा मुझे लगता है जो दिया गया है। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री प्रतीक हीरा जी से, कृपया आप इस सत्र की शुरुआत करें। Good morning, Riva. The morning has been good because just to give you an introduction, that when I was coming from Prayagraj to Riva, I was mesmerized by the landscape when we entered Riva. So it was a valley, wonderful valley, and I asked the driver to stop there so that I can breathe the fresh air and to see the valley down from this plateau before we went up. On the road, there was this cascading river when I was coming from my hotel to this place. So by all means, Riva is a very welcoming destination. And the seriousness of Madhya Pradesh government can be gauged by the fact that we have on our panel this morning, the first panel, the man who's the in charge of everything and many things in Riva, our own Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Rajendra Shukla. The man who makes the things work in Madhya Pradesh, the Principal Secretary, Tourism and Culture of Madhya Pradesh, Mr. Shivshekhar Shukla. Panel which is supporting all of them unconditionally and have committed to make Madhya Pradesh and Riva particularly a sought after destination in coming days. Madhya Pradesh, I think 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर्ड हैं और लगभग 5 से 7 आपके पंद्रह टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी हैं. सो विच इज़ फैबुलस. अगर आप देखिए, आई थिंक वी आर द मोस्ट टाइगर पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, क्लोज टू 800, 750 प्लस 800, ऑलमोस्ट 800. जो वाइट टाइगर की प्रजाति है वो रीवा से शुरुआत हुई. और जैसे बात हो रही थी परोली जी के प्रेजेंटेशन में कि मोहन टाइगर को कैप्चर किया, जो पुष्पराज सिंह जी के फादर थे, उन्होंने 1950s में. और उसके बाद उसका रिवाइवल जो है वो करा हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ का वाइट टाइगर जिसके नाम से हम जाने जाते हैं वो हमारे ही पास नहीं है. एंड ही इज द मैन हु एक्चुअली ब्रॉट इट बैक टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एशी टाइगर, और एक प्रजाति है बंगाल टाइगर की प्रजाति. तो कहना इट्स मोर ऑफ डीएनए रादर देन प्रजाति उसको कहा जाए. अब अगर हम कल्चरल लैंडस्केप रीवा की बात करते हैं तो आपके पास बुद्धिस्ट साइट भी है, आपके पास लेक भी है, यू हैव गॉट अ फोर्ट, यू हैव गॉट इलस्ट्रियस हिस्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ टू हेरिटेज, उसकी भी आपके पास हिस्ट्री है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा नाम है जिसने 2000 लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को दांतों चने चबा दिए.
तो आप ये सोचिए कि कितना हिस्टोरिकल वैल्यू है इस जगह की। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो इंक्लूसिवली और सबको साथ लेके चलने वाला एक स्टेट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे दूसरे स्टेट्स में हो। और हमें ये भी बताकर अभी खुशी हो रही है कि जब रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव डिक्लेयर करा गया या इसकी नींव रखी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो दूसरी सरकारों की क्वेरीज हम लोगों के पास, फिक्की के पास आने लगी कि ये रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव है क्या, और हम भी इस तरह का कोई कॉन्क्लेव अपने अपने स्टेट्स में करवाना चाहते हैं। Just to name a few, UP is the first state that is now, and after you visited UP, जब आपका विजिट हुआ वहां पर, तो सब लोग उत्सुक हो गए कि हम भी एक करवाना चाहते हैं वहां पर कॉन्क्लेव। तो इस तरह की चीजें जो मध्य प्रदेश पहल कर रहा है, इनोवेटिव स्टेप्स उठा रहा है, ये सारे जो है इस दिशा में एक कदम है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स एंड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उभर के सामने आए। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे हमारे उप मुख्यमंत्री जी से कि क्या मध्य प्रदेश टूरिज्म को एक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ या कंट्रीब्यूटर इन इट्स इकोनॉमी मानता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मैंने कल भी कहा था कि किसी भी क्षेत्र को डेवलप करना है तो हमें यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, यदि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ की ज़रूरत है, तो एट द सेम टाइम हमें टूरिज़्म की ग्रोथ की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब सारे सेक्टर में क्रांति होती है तो फिर बेसिक तो हमारे लिए, जब देश जिन परिस्थितियों में पहुंच चुका है, अब हमें फोकस करने की ज़रूरत है एजुकेशन में। क्योंकि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर होता था, जैसा कि आज हम लोगों ने आखिर रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि बनारस से यदि आप रीवा आएंगे तो 4 लेन की सड़कें हैं, प्रयागराज से आएंगे तो 4 लेन की सड़क है, जबलपुर जाएंगे तो 4 लेन की सड़क है, झांसी तक शानदार 4 लेन की सड़क है, बीच में कुछ पैच वाइल्ड लाइफ के कारण अधूरा है, लेकिन वो भी क्लियर हो गया है। एयरपोर्ट रीवा में बन चुका है, वाइट टाइगर वापस आ चुका है। तो इसलिए हम ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि यहाँ पर अब टूरिज़्म पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने कहा कि सारे विकास का अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जितना इरिगेशन से, जितना उद्योग से जनरेट होता है, टूरिज़्म से उससे कम नहीं होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर एक कील नहीं बनती है मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर, लेकिन उनकी इकोनॉमी यदि आप देखें उनके साइज़ के हिसाब से, तो वो दुनिया के टॉप इकोनॉमीज़ में से एक है। और इसलिए अब ज़रूरत है कि टूरिज़्म के लिए हम अपना दरवाज़ा खोलें, जिससे कि टूरिस्ट आएँ। वो टूरिस्ट आते हैं तो होटल चलने लगता है, रेस्टोरेंट चलने लगते हैं, लोगों के इनडायरेक्ट जॉब्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करेंगे इंडस्ट्री के लिए, और नदियों को जोड़ेंगे जिससे इरिगेशन में भी क्रांति आए। और ज़्यादा, अभी 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, फिर 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई हो जाए। अटल जी कहते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी, कि इस देश को यदि विकसित बनाना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पानी रोकेंगे, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी पहुँचाएंगे, धरती से दौलत पैदा करेंगे, उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उससे व्यापार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। तो उसी प्रकार से टूरिज़्म अब एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमारे लिए इतने पोटेंशियल है, ऐसे खूबसूरत साइट्स हैं। जैसा आपने कहा कि जब यूपी से आता है कोई व्यक्ति यहाँ पर, तो उसको एक खुला वातावरण का एहसास होने लगता है, और उसके साथ ही नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अभी 2000 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है,
महाकालेश्वर का कॉरिडोर बनने के बाद फुटफॉल कितना बढ़ गया है। हमारे यहाँ ही कोई भी साइट हम विकसित कर देते हैं। हमने रिवर फ्रंट बनाया, हज़ारों लोग सुबह शाम घूमने लगे। रहता तालाब को डेवलप किया तो हज़ारों लोग घूमने लगे हैं। टाइगर सफारी के बाद तो आपने कही ही है। गोविंदगढ़ में जो प्लानिंग हो रही है कि वहाँ पर एक आइलैंड है। अब देखिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को मैं बधाई देता हूँ। कुछ लोग कैजुअल तरीके से काम करते हैं, करना है तो कर रहे हैं, और कुछ लोग डूब के काम करते हैं पूरे मन से, जैसे शिवशेखर जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमारे इलैया जी कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है। अब ये जो इवेंट रीवा में हो रहा है, ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कसर इस इवेंट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए छोड़ा गया है। तो जब किलर इंस्टिंक्ट से काम होता है तो फिर रिजल्ट आते हैं। तो जो आपका सवाल है कि एमपी के ग्रोथ में यदि हमने टूरिज़्म को नहीं बढ़ाया तो हमारी टूरिज़्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने में। और इसी के साथ हम ये भी बता दें कि अभी स्टेज के उस तरफ हम जब अपने यूपी से आए हुए टूर ऑपरेटर्स के साथ मिल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी फेमिलराइजेशन प्रोग्राम सरकारी हमने अपने जीवन में नहीं देखा है जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए करा है। सो दिस इन इटसेल्फ इज अ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और ये जो फैम टूर होने वाला है, इसमें हम आपको टाइगर सफारी भी दिखाएंगे और काऊ सफारी भी दिखाएंगे, जहाँ पर 8000 गौ माताएँ हैं। काऊ सफारी भी है यहाँ पर और टाइगर सफारी भी है यहाँ पर। वेरी नाइस। अगर मंत्री की एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना हो 2030, हम कहते हैं कि अगर रीवा को क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है यूपी के साथ रीवा, और एक यूपी लो हैंगिंग फ्रूट है टूरिस्ट को यहाँ पर लाने के लिए, चाहे वो प्रयागराज की बात करिए, बनारस की बात करिए, या और भी जगहों की बात करिए, झांसी से ग्वालियर की तरफ एंट्री लेते हुए। तो उस तरह से अगर विजन डॉक्यूमेंट रीवा का बनाना हो तो उसके कुछ सेलियंट फीचर्स आपके जहन में क्या आते हैं जो होने चाहिए, और जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए उस विजन डॉक्यूमेंट के, कि हम क्या इस तरह के काम करें जो रीवा में टूरिज्म जो है वो एक चरम पे पहुंच जाए। इसके लिए एक तो हमने बड़ी मेहनत से 10-12 सालों के प्रयास के बाद एयरपोर्ट बनाया है, उसमें हमें फ़्लाइट्स बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम कर रहे हैं। इंडिगो और इंडियन वो अलायंस एयर जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, भारत में जितने भी एयरलाइंस हैं उसमें 72 सीटर्स ये दोनों ही चलाते हैं। दोनों ही हमारे लगातार संपर्क में हैं। राज्य सरकार उनको कितनी सब्सिडी और जो भी हमारी पॉलिसी है वो सारी चीज़ें भी हमने पूरी कर ली हैं। और हमारी कोशिश है कि रीवा देश के कोने कोने से फ़्लाइट्स या तो सीधे रीवा आएँ या वाया दिल्ली या बनारस यहाँ पर आएँ, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच जाएँ और जहाँ से 1 घंटे में वो चित्रकूट चले जाएँ, 1 घंटे में वो मैहर चले जाएँ, पौन घंटे में 1 घंटे में बांधवगढ़ नेशनल पार्क चले जाएँ, परसली 1 घंटे में चले जाएँ, पौन घंटे में वो सरसी आइलैंड चले जाएँ। ऐसा नेटवर्क जो है, तो इसके लिए हाईवेज़ तो हमारे शानदार हो ही गए हैं। रेल कनेक्टिविटी भी जो बची हुई है उसमें भी काम चल रहा है सिंगरौली तरफ। और एयर कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ही, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है और लोग चाहते हैं कि कम समय में वो बेहतर से बेहतर डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। तो एक काम तो वो होगा, और दूसरा जितने भी हमारे स्पॉट्स हैं, जैसे हमने आपको कल उदाहरण बताया था इको पार्क का। इको पार्क एबंडेंट पड़ा हुआ एक ऐसा टापू था जो शहर में अंदर था। सुंदर वाटर मतलब वो क्या कहते हैं, फॉल भी था वहाँ पर, लेकिन वो अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ था क्योंकि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था। हमने एक सस्पेंशन ब्रिज बना दिया, उसको डेवलप कर दिया, और अब वहाँ पर 3 स्टार होटल भी बनने वाला है। तो वहाँ पर हज़ारों पर्यटक जाने लगे। एक रहता तालाब को डेवलप कर दिया तो सुबह शाम हज़ारों लोग जाने लगे। ऐसे ही जो प्लान अभी शिवशेखर जी ने बनाया है कि गोविंदगढ़ में जो आइलैंड है जिससे लगा हुआ टाइगर सफारी है, फोर्ट है,
बहुत ही बड़ा तालाब है, जैसे भोपाल तालाब है, भोपाल तालाब से भी बड़ा तालाब गोविंदगढ़ में है। तो वहाँ पर यदि उस आइलैंड को एमपीटी डेवलप कर दे, रिसोर्ट वगैरह वहाँ पर बनाए और जो भी प्लानिंग की, क्योंकि एमपीटी, मध्य प्रदेश के एमपीटी की मैं सराहना करूँगा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन रिसोर्ट्स इनके हैं, उसकी क्वालिटी, उसका इंटीरियर, उसका आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किन लोगों से इन्होंने काम कराया है, कहाँ से ये आर्किटेक्ट लाए, कहाँ से ये कारपेंटर लाए, कहाँ से ये लकड़ी लाए, इतना सुंदर डेवलप करते हैं। तो गोविंदगढ़ को विकसित करना, तो जो आपने कहा कि फिकी ने जिस प्रकार से रीवा में 2 दिन के लिए आके और यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट आप लोग दिखा रहे हैं, आपका स्वागत भी है, आपको बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और आप अपना काम बढ़ाइए और हम लोग आने वाले 5 वर्षों में जो विंध्य में टूरिस्ट स्पॉट हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए कितना कैपेक्स करना पड़ेगा, ये सारी प्लानिंग भी पैरेलली हम कर रहे हैं, जिससे कि जो यहाँ पर आए वो लौटने के बाद जाके अपने रिश्तेदारों को बताए कि कहीं मत जाओ, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जाओ और वहाँ पे 1 हफ्ते रुको तो तुम्हें पूरे टूरिज्म का फायदा मिल जाएगा। सो कनेक्टिविटी इज़ अ की वर्ड। जो कनेक्टिविटी की बात करी मंत्री जी ने, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि टूरिज्म में एक्सेसिबिलिटी जो है वो अगर कहीं पर हम दे दें तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होके सामने आ जाती हैं और उसमें इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। नाउ लेट मी कम टू यू मिस्टर सेक्रेटरी। सो अगर टूरिज्म को हम देखें तो आइसोलेशन में टूरिज्म कभी काम नहीं करता है। You have to align with so many departments. और यहाँ पर ये देखा गया है कि आप सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट जो कि फॉरेस्ट है उससे आप अलाइन करते हैं, जो कि कभी भी इन दोनों की किसी भी स्टेट में या सेंटर में दोस्ती तो नहीं कही जा सकती है, पर यहाँ पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में खासी दोस्ती है बिटवीन फॉरेस्ट एंड टूरिज्म। और इसी तरह से पीडब्ल्यू और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑल फॉल इन लाइन यूजुअली। पर ये आप कैसे अलाइनमेंट का काम करते हैं जो कि विजन कॉमन हो जाए, गोल कॉमन हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, हाउ टू ब्रिंग इन मोर टूरिस्ट एंड हाउ टू सेंड बैक दोज टूरिस्ट विद ग्रेट एक्सपीरियंसेस वंस ही लीव्स द जंगल्स, फॉरेस्ट और द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर दैट मैटर। For asking me this question. सबसे पहले तो हमारे डेलीगेट्स जो आए हैं 14 स्टेट से, सारे बायर्स, सेलर्स, होटेलियर्स, रिजॉर्ट ओनर्स, ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, आप सबका मैं विंध्य धरती पे माँ रीवा की नाम जिसके आधार पे रीवा पड़ा, ऐसी धरती पे आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। As regards tourism versus forest, if I say in one sentence, charity begins at home. तो मैं ऊपर वालों की ऐसी कृपा है कि my wife is a senior forest officer, so charity has already begun from home. So वहाँ से जो alignment चलता है तो फिर नीचे तक चला जाता है। That was on a lighter vein, but generally speaking, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी लोग एकजुट होकर के एक दिशा में काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी जो भी शॉर्टली में ज्वाइन करेंगे, आप सबके मार्गदर्शन नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, अब हम लोग बहुत लकी हैं इस मामले में कि हमने इतना कुछ इनहेरिट किया है। आप सब कुछ बना सकते हैं, कंक्रीट की बड़ी से बड़ी 150 मंजिल 200 मंजिल इमारतें बना सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना सकते हैं, मगर आप जंगल नहीं बना सकते, आप नेचर नहीं ला सकते, जैसा कि हमारे प्रदेश में भगवान ने, ईश्वर ने बड़ी अनुकंपा से हमको दिया है। तो ये हम नेचुरली एंडाउड हैं, हमें मिला हुआ है, हेरिटेज है हमारी, जो पुरातत्व है हमारा इतना संरक्षित है, सुरक्षित है और इतना सुंदर है कि हमें तो केवल बस हाथ लगा के उसको संवारना है और दुनिया के सामने ले जाना है। तो अब सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर के प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने टूरिज्म डेस्टिनेशंस और जो हमारी विशेषताएं हैं पर्यटन की, उन्हें उजागर करें।
वहाँ पे जो गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हों, एमिनिटी के गैप्स हों, जैसे अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, कनेक्टिविटी के गैप्स हों, इन सबको कैसे ब्रिज अप करें, और ये सारे डिपार्टमेंट मिल करके अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। यद्यपि ये चैलेंजिंग होता है। टूरिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो सभी डिपार्टमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, और हम हमेशा महसूस करते हैं कि वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ी महती आवश्यकता होती है। परंतु यदि हमारे टॉप लेवल से कुछ चीज़ें फ्लो होती हैं, अगर वहाँ पे ये क्लैरिटी है, वहाँ का विजन क्लियर है, तो सभी डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। तो वी हैव बीन वेरी लकी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में, दिल में टूरिज्म और कल्चर बसता है। और जैसे आपने देखा, आपने महसूस किया पिछले 2 दिन से जो लोग यहाँ पर हैं, अभी आप जाएंगे, पूरे दौरे करेंगे, फैम ट्रिप्स में जाएंगे, तो यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी दिन रात केवल यही सोचते रहते हैं रीवा के बारे में कि क्या चीज़ कैसे और व्यवस्थित की जाए, अच्छी की जाए। 15 साल में रीवा ने जो जर्नी अपनी की है, और अगले 15 साल में कहाँ पहुँचेगा, ये आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। मगर इनका विजन क्लियर है, इनका रोड मैप इनको क्लियर है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं। एक चीज़, सारी बात नहीं बताते, नहीं तो हम लोग डर जाएंगे कि अरे इतना कैसे संभव है। एयरपोर्ट बन गया, अब हम 1 घंटे में वहाँ से चले जाते हैं, भोपाल से अपने घर से ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, यहाँ के लंच कर लेते हैं। ये कोई सोच ही नहीं सकता था। रीवा जाना अपने आप में एक दुष्कर कार्य था। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी, रिजर्वेशन मिले ना मिले, एक ट्रेन है फलाना ढिमाका, बाई रोड तो अनइमेजिनेबल। नाउ इट हैज़ बिकम सो सिंपल। तो अभी ये जो चीज़ें व्यवस्थित होती जा रही हैं, इसका कारण यही है, सारे डिपार्टमेंट्स अलाइंड हैं, एक साथ काम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि टूरिज्म एक्सपीरियंस कैसे इन्हांस करें, कैसे हम उसमें अभिवृद्धि करें। यदि कोई आ रहा है व्यक्ति तो केवल पर्यटन के लिए आ रहा हो, ये बात सही है, परंतु उसको हम और कैसे वहाँ पे एक्सपीरियंसेस कराएं, तो उसमें भी हम सब लोग मिल करके काम करते हैं, कई सारे विभाग उसमें जुटते हैं और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। 2 दिन से हम लोग रीवा में घूम रहे हैं, और हमारे कमिश्नर नगर निगम सामने बैठे हुए हैं, कलेक्टर बैठी हुई हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, जामो जी बैठे हुए हैं, ये सब इतने वेल अलाइंड है। कल आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सीमलेस, एफर्टलेसली हुआ। क्यों हुआ? कि टूरिज्म की टीम तो सारी बाहर से आई थी, मगर बाकी तो सब हमारे लोकल साथी हैं। सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म में मिल करके काम करते हैं, और यही भावना मध्य प्रदेश को ऊपर ले जा रही है। चाहे वो इकोनॉमी का टर्म्स में बात कर लें, चाहे एग्रीकल्चर के टर्म्स में बात कर लें, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म्स में बात कर लें, और चाहे पर्यटन। ये हमारी अंडरलाइंग थीम है, इनहेरेंट हमारी प्रैक्टिसेस हैं। उसी में हम टूरिस्ट को बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए, और उसके जो ट्रिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंसेस डालने के लिए, ताकि वो जब लौट के जाए तो वो वापस आने के बारे में सोचे कि अरे हमने तो एक ही हिस्सा देखा, अभी तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा, अभी ये भी देखना है। तो ये हमारा एक एफर्ट है, कंबाइंड एफर्ट है, सब मिलके काम कर रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टॉप लीडरशिप। सो दोस्ती नहीं, गठबंधन है मेन। So anyway, so I've just been asked to, they want to make an announcement before I come on the next question. We have a question answer session coming up later. इस सेशन के अंत में आप सभी को मौका दिया जाएगा, आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। हम सभी स्वागत करेंगे, हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी मौजूद हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं व मंच पर उनको आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रतीक जी से, कृपया इस सेशन को आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। So once again, welcome to the Tourism Minister of the state. और इस वेलकम के सत्र में हम सुश्री विदिशा मुखर्जी से निवेदन करते हैं, कृपया आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महेंद्र प्रताप जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मंत्री जी को एक सर्टिफिकेट आप भेंट करेंगे। ये सर्टिफिकेट इसीलिए भी खास है क्योंकि माननीय मंत्री जी के नाम से अयोध्या में एक वृक्ष जो है उसका रोपण किया जाएगा। तो महेंद्र प्रताप जी माननीय मंत्री जी को ये सर्टिफिकेट भेंट कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट फिक्की द्वारा भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। So continuing the session, my second question to Mr. Shivshekhar Shukla. Now, what is because this regional tourism conclave, the term itself, and that you have planned so many regional tourism conclave, ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बना हुआ है दूसरी सरकारों में। हमने बताया उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सभी लोग इसकी क्वेरी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ये कराएं। तो ये एक पहली बार इस तरह से है जो कोई भी सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। तो इसके पीछे आपका थॉट क्या था, थॉट कैसे आया? जस्ट टू हैव अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ दिस। जी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी आइकॉनिक इवेंट हर साल करें जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए और मध्य प्रदेश को हम अच्छे से शोकेस कर सकें। तो कुछ वर्षों पूर्व, 7-8 वर्षों पूर्व तक एक मध्य प्रदेश टूरिज्म मार्ट करके एक इवेंट होती थी जो बीच में कतिपय कारणों से डिसकंटिन्यू हो गई और कोविड आ गया, तो उसके बाद से फिर ये हम रिवाइव नहीं कर पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था उसको धरातल पर उतारने के लिए इस वर्ष से हमने तय किया कि हम हर वर्ष एमपी टूरिज्म मार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में, जो कि अन्य कुछ अच्छे प्रदेशों में होता है। जैसे केरला जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वहाँ पे केरला टूरिज्म मार्ट हर साल होता है एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री दे गो टू केरला। तो अब ये एमपी टूरिज्म मार्ट सेंट्रल इंडिया का ये एक मार्की इवेंट हर वर्ष होगा और इस बार वो 10, 11, 12 अक्टूबर को भोपाल में होने वाला है। तो उसके पहले फिर ये थॉट प्रोसेस आया कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत वर्सेटाइल है। जैसा अभी प्रेजेंटेशन ने बताया कि ये पूरे इंडिया का माइक्रोकॉस्म है, जो पूरे देश में है वो सब एक प्रदेश के अंदर है, यहाँ पे कोई चीज़ छूटी नहीं है। तो ऐसे में हम एक ही जगह पे 2-3 दिन में कैसे शोकेस कर पाएंगे, तो ये तय हुआ कि हमारी रीजनल डाइवर्सिटीज़, रीजनल कल्चर और बहुत सारी चीज़ें जो शोकेस करने की हैं, उसके लिए क्यों नहीं हम 3 रीजन में बांटें। और पहला हमने रीवा में इसलिए आयोजित किया क्योंकि रीवा इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल, इसके अराउंड इतना कुछ है, रीवा के आसपास शहडोल और जबलपुर तक, ये बहुत अच्छा है। फिर हम दूसरा करेंगे, अगला हमारा 10, 11, 12 अगस्त को है ग्वालियर में, पूरा ग्वालियर चंबल रीजन उसमें शोकेस करेंगे। और फिर तीसरा इंदौर में होगा, तो इंदौर इटसेल्फ और साथ में उज्जैन और जितने भी आसपास के धार, मांडू, ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो 3 रीजनल टूरिज्म मार्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम सेंट्रल अपने भोपाल में करेंगे। दूसरा इसके पीछे रीज़न ये था, आप देखेंगे पीछे अगर नज़र डालेंगे तो बोर्ड लगा है माँ गंगा से माँ नर्मदा तक, और लेफ्ट में बिना उत्तर प्रदेश टूरिज्म के कोई आग्रह के हमने देखिए आपका लोगो लगाया हुआ है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अपने प्रमुख सचिव को बताइएगा जाके कि जितनी ब्रांडिंग वो नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उनकी कर रहे हैं यहाँ पे। और क्यों कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ना चाहते हैं। और ये बाउंड्रीज तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज अपनी जगह हैं, बाद में बनी, पर्यटक के लिए तो एक्सपीरियंस है। जो श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाने आ रहे हैं, चाहे संगम में प्रयागराज में आते हों, काशी में आते हों, या राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में आ रहे हों, क्यों नहीं हम उनके लिए एक एवेन्यू खोलें कि वहाँ से थोड़ा सा रीवा के माध्यम से अंदर आएँ, तो रीवा को यहाँ के जो मैं कहूँगा लेविश लैंडस्केप्स हैं, ग्रीनरी है, उसको एंजॉय करें, यहाँ की नेचुरल एनवायरनमेंट्स को देखें, वाइल्ड लाइफ को देखें, फिर आगे बढ़ जाएं। और जबलपुर तक कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, सीधी में संजय डुगरी नेशनल पार्क, तमाम प्रकार के अनुभव इस पूरे रीजन में समाये हुए हैं। तो अपन ने एक टैगलाइन दी, माँ गंगा से माँ नर्मदा तक, भागीरथी से रेवा तक। ये 2 बहनों को जोड़ने के लिए, ये पर्यटक श्रद्धालु उनको कनेक्ट कर दें आपस में, तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री अपनी जगह है, परंतु पर्यटक को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा और उन्हें एक बहुत सुंदर ऑप्शन मिलेगा। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विशेष आकर्षण है
वो सबसे पहले तो हमारे डोमेस्टिक जो पर्यटक हैं वही उसका आनंद लें, और विदेशी तो अपने आप ही आएंगे। हमारे पास इतना कुछ है, उसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं, देखो अपना देश, तो हमने उसमें जोड़ दिया, देखो अपना देश सबसे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर कहीं और जाओ। तो रीवा के पीछे ये थॉट है। वैसे ही बाकी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो वहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ के कैचमेंट को, वहाँ के लोगों को यहाँ से अवगत कराना, क्रॉस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भाई हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे पत्रकार भी आए हुए हैं फैम ट्रिप के लिए, तो दे आर लविंग इट, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था यहाँ पे इतना कुछ है। तो ये जानकारी भी जाएगी और दोनों तरफ के लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अंतर संबंध है ही है हमारा, हिंदी भाषी पूरा प्रदेश है, इन सब भावनाओं से रीजनल। So it is all about synergization, जो कि पूरा टूरिज्म है ही है, and we are sitting in the second largest state. एक और संयोग है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। वहाँ के पीएस जो है वो मंडला के हैं, बालाघाट के हैं, और शुक्ला जी है। तो जब हम गए यूपी में, बनारस और उसमें, तो हमने देखा कि पूरा यूपी टूरिज़्म लगा हुआ है। तो हमने कहा कैसे इन लोगों को इतना आपने मोबिलाइज़ कर लिया। तो फिर मालूम पड़ा कि वो मध्य प्रदेश के हैं और आप उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनको लग रहा था कि यूपी वालों को हम भेजेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को आप भेजिए यूपी। तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश जो है वो यूके और इटली से बड़ा है। 418 सिंगापुर मध्य प्रदेश एक स्टेट के अंदर फिट आ सकते हैं। 418 सिंगापुर, कभी सोच के देखिएगा कि क्या साइज होगा मध्य प्रदेश का। तो ये तो खैर एक बात हुई। अब हम चलते हैं आज के दौर में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म शब्द जो है वो एक फैंसी जार्गन नहीं रह गया है। हमारे साथ मिस्टर माथुर हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं RTSOI के, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के, और बहुत शिद्दत से ये रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे स्टेट्स को कंसल्टेंसी दे रही है, स्टेट्स के साथ मिल के काम कर रही है। और हमारे ख्याल से माथुर साहब, अब ये फैंसी जार्गन नहीं है जो कुछ समय पहले तक था, ये एक एसेंशियल हो गया है, जो अगर हमने आज की दौर में इसको सीरियसली नहीं लिया तो पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पर्यटन मंत्री जी, प्रतीक हीरा जी, and my fellow panelists, members of the audience, मन तो करता है मैं 1 घंटा बोलूं क्योंकि यहाँ बहुत स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने सुना, और जो हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन है, जो भी मैं कहूँगा अगर उनको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ और आगे जाके उसका क्या असर हो सकता है, तो मैं समझता हूँ वो बदलाव ज़रूर लाएंगे। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है ग्लोबल वार्मिंग। और टूरिज्म जो है वो किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो है जो टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, जैसे कि होटेलियर हो गया, ट्रैवल एजेंट हो गया, या ट्रांसपोर्टर हो गया, या गाइड्स हो गए। ये सब लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, इनको क्या करना चाहिए। और दूसरा पहलू है जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पर्यटक। पर्यटक कैसे बिहेव कर रहा है, पर्यटक की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये हमारे सामने ये 2 समस्याएं हैं। अब सबसे पहले तो मैं अपने होटल, ट्रैवल एजेंट वगैरह की बात करूंगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ है। मैं कोई एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं होटेलियर हूँ, पर हमने जो अपने तजुर्बे में सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ बैठने से पहले ये
एक प्लास्टिक की बोतल मंगाई पानी की, और जो मेरे लिए लाए वो हैरान रह गए होंगे कि ये क्यों मंगा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम इंडिया में कम से कम 1.5 या 2 करोड़ ऐसी बोतलें रोज वातावरण में जाती हैं। और इसमें होटल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। शादियों में है, कोई भी पार्टी हो, बैंक्वेट हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें सिर्फ ये बोतलें रखी जाती हैं टेबल पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इन बोतलों को रिमूव कर दिया जाए और इसके बजाय ग्लास बॉटल्स लाई जाएं। ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। आप होटलों में जाते हैं, बाथरूम में छोटे छोटे शैम्पू की बोतलें होती हैं, वो कितनी बोतलें वातावरण में जा रही हैं और उनका क्या काम है, वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ऐड कर रही हैं। तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं होटल इंडस्ट्री में कि भाई पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना, एनर्जी को कैसे मिनिमाइज करना वगैरह वगैरह, ये सब हम होटल इंडस्ट्री में ला रहे हैं। जहाँ तक पर्यटक का सवाल है, वो एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और उसके बारे में मैं कुछ आगे बताऊंगा। बट ये जो टूरिज्म है ये एक एक्सपीरियंस है। आप नहीं चाहेंगे कि अगर आप कहीं जाएं तो आपको गंदी सड़कें मिलें। आप देख रहे हैं लोग सोचते नहीं हैं, अपना शीशा रोल करके गंद बाहर फेंक देते हैं। हमने ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाए, जैसे कि लद्दाख में हमने एक रूल निकाला कि टैक्सी में हर ड्राइवर गार्बेज बिन रखेगा, ताकि वो जो आप चिप्स खाते हैं वो वहीं फेंकें, सड़क पे ना फेंकें। आप अक्सर सड़कों पे जाएंगे और देखेंगे दो रोड के दोनों साइड में प्लास्टिक्स फैले हुए हैं। आप पहाड़ों में जाएंगे, आप देखेंगे जहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं वहाँ पे प्लास्टिक की गंध पड़ी है। तो पर्यटक को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस विषय में जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बताऊँगा और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो लाइसेंस्ड नहीं है, जिनके पास जो छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस जो बन जाते हैं, वो कोई सिस्टम नहीं रखते। आप एंट्री करेंगे तो ठीक लगेगा, पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी गंद है और क्या लैक ऑफ कंट्रोल है। तो हर स्टेट को, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई इंस्पेक्शन सिस्टम और कुछ सर्टिफिकेशन सिस्टम वगैरह निकालना चाहिए और कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है प्लास्टिक की मेनेस। मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल दिए, छोटे छोटे, और मैं तो ये कहूँगा कि प्लास्टिक के जो छोटे लिफाफे हैं और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उन पे तो बैन लगना चाहिए। कई स्टेटों में बैन लग गया है। और मैं अभी रिसेंटली मैं टंजानिया गया, वो भी एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है, बांधवगढ़, कान्हा वगैरह जैसा। वहाँ पे आप प्लास्टिक नहीं ले जा सकते। आपके एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है सूटकेस में कि आप कुछ प्लास्टिक कैरी कर रहे हो कि नहीं, प्लास्टिक बैग्स। तो हमारे को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकरेज करनी पड़ेंगी कि पर्यटक जो हैं वो बाहर ना फेंकें, उनके लिए गार्बेज बिन्स प्रोवाइड करे जाएं, टैक्सियों में गार्बेज बिन्स रखे जाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बहुत लंबी चीज़ें हैं, ये 4-5 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए पूरा हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इररिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर, जो मैंने बात करी ट्रैवलर की, उसके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, पर वो वीडियोस में हमने छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियो बनाए फ्रॉम वेरी वेल नोन पीपल, जो कि सोशल मीडिया में हमने प्रमोट किए कि आप लोग, जो हम चाहते हैं नेशनल टीवी पे या जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करें, वो टेलीविज़न पे जाने चाहिए, ताकि पीपल रियलाइज दैट व्हेन दे गो टू अ डेस्टिनेशन हाउ दे शुड बिहेव। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल हमने दिया है कि हर स्कूल में एक आधा घंटा क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक इस विषय पे लगाया जाए, हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उसमें हाइजीन, सैनिटेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इवन रोड रूल्स फॉर दैट मैटर, फर्स्ट एड, ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं सिर्फ एक इंटरैक्टिव तरीके से।
और हर बच्चे को, स्कूल के बच्चे को किसी ना किसी जगह सैटरडे को सोशल सर्विस जैसे क्लीन अ मॉन्यूमेंट, किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाया जाए कि उनमें ये उत्सुकता आए कि हमें अपनी जगह स्वच्छ रखनी चाहिए। तो ये हमने स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए हमने ये सुझाव दिए हैं। सो अनदर थिंग, द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट वो दिन गए जब हम लोग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई गुडी गुडी दिन, हम लोगों को स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। हम लोगों को हर मॉन्यूमेंट, हम पूरा शहर तो साफ नहीं कर सकते, पर जो मॉन्यूमेंट है, जो हमारा पर्यटक स्थल है, वहाँ पे हमें डूज एंड डोंट्स लगाने चाहिए विद पनिशेबल फाइन्स, कि भाई अगर आपने ये किया तो आपको इतनी पनिशमेंट लगेगी। तो ऐसे करके एक पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने ये भी सुझाव दिया है कि किसी तरह के वार्डन्स होने चाहिए, टूरिज्म वार्डन्स, जो ये फाइन्स वगैरह इम्पोज करें और कुछ कंट्रोल लाया जाए पर्यटक पर भी और सर्विस प्रोवाइडर पर भी, और उनको वर्कशॉप से ठीक किया जाए। फाइनली मैं तो ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें, ये बदलाव लाने के लिए एक हमारे को एक यहाँ पे एक वो बनानी पड़ेगी, एक बॉडी विच इज़ एम्पावर्ड, एक एम्पावर्ड बॉडी टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये काम है प्राइवेट सेक्टर का और एक बॉडी का जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करे। वो एक बॉडी बननी चाहिए स्टेट में। Thank so you. I think RTSOI is doing a yeoman's job, and because Riva is coming up a state and I mean coming up destination, tourist destination एक उभर के आ रहा है, तो अभी के ही समय पर इस तरह की चीज़ों को अगर हम implement करें, तो off the stage I would request Mr. Mathur, you can sit with the principal secretary and talk to him about how we can do that. I will just like to tell some information about Madhya Pradesh at least. This is a very good and timely kind of question because we are looking at enhancing our tourist footfall. But अगर हम अपने अभी से consciously इस बात पे काम नहीं करेंगे कि how the tourism is going to behave more responsibly, तो हम शायद कहीं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कोविड मध्य प्रदेश में टूरिज़्म जब रीडिस्कवर कर रहा था कि टूरिज़्म अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और ये सारी बातें हो रही थी कि अब एक्सपीरियंशियल होगा, लेस कार्बन फुटप्रिंट और दिस एंड दैट, तभी हमने अपने यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म वर्टिकल बना दिया, और जिसके तहत अभी आप लोग जो उसको जानते हैं, ज़्यादा इस बात से जानते हैं कि रूरल होम स्टेज हम बहुत अच्छे उसके तहत बना रहे हैं और गांव-गांव में कम्युनिटी तक हम उसको पहुंचा रहे हैं, टूरिज्म के बेनिफिट्स को पहुंचा रहे हैं, लोगों को भी एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है विलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का। बट साथ में इन पहलुओं पे काम करने का भी ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन का काम है। जो आपने बोला, तो हमारा वो स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पे भी है और ज़िले लेवल पे, जैसे मैंने बताया, यहाँ से कलेक्टर बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे हमने एक DATCC करके एक संस्था बनाई, डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजी टूरिज्म एंड कल्चर काउंसिल। उसकी हेड हमारे कलेक्टर होते हैं और जितने भी इस प्रकार के डिपार्टमेंट कंसर्न हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और DATCC हमारे सेंट्रल जो हमारे पास स्टेट लेवल पे है उससे कनेक्टेड है। हम इनको हर प्रकार की चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, फंड्स भी देते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो हमारे मोटिव्स हैं और नीचे तक पहुंचाने हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा भी देना है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। तो DATCCs आर वेरी एक्टिवली वर्किंग, और इसीलिए हमारे अपना कोई भी टूरिज़्म स्टाफ यहाँ पे ज़िले में नहीं है, पर हर एक कोई हमारा टूरिज़्म का स्टाफ है, इंक्लूडिंग द कलेक्टर। तो ये पूरा एक ढांचा यहाँ पे बना हुआ है मध्य प्रदेश में फॉर्चुनेटली, और जैसा आदरणीय माथुर जी ने हमें कुछ अभी बताया, और भी हम इनसे बात करके समझेंगे कि क्या हम चीज़ें SOPs बनाएं, इनको और रिगरसली कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। That will go a long way, I'm very sure. Thank you. Very nice, yeah. So now let me come quickly, because we're short of time, to Atul Pandey, who's representing ताज सफारीज के जो यूनिट्स हैं या पूरा वर्टिकल अगर हम इंडिया में कहें, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के पास है, और कोई स्टेट में आपका ताज सफारी लॉज नहीं है। तो क्या ऐसा अट्रैक्शन आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में नजर आ गया, और क्या ऐसा यूनिकनेस मध्य प्रदेश में थी जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स IHCL ने ताज सफारीज को सिर्फ मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश करने का सोचा और कहीं नहीं गया? So just to give you a background, ताज सफारी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है केयर फॉर पीपल, केयर फॉर लैंड एंड केयर फॉर वाइल्ड लाइफ, which translates to giving back to the land much more than what you take from it,
empowering the communities, and taking active part in conservation. ताज opened its doors in 1903 में हमने शुरू किया था. 120 साल की जर्नी, 110 साल की जर्नी में हमने एक्सपीरियंशियल टूरिज्म में काफ़ी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली थी. उसको हमने वाइल्ड लाइफ में मर्ज करके एक एक्सपीरियंशियल लग्जरी टूरिज्म विद अ सस्टेनेबल मॉडल इम्प्लीमेंट करना था. वाई मध्य प्रदेश? बी वेरी ब्रीफ. एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में. फॉरेस्ट कवर इज 30% ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट एनीवेयर इन द कंट्री. और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइगर्स, बिकॉज जब हम पन्ना में आए थे उस टाइम पन्ना में टाइगर्स थे ही नहीं. बट हमारा एक थॉट प्रोसेस था, फार साइटेडनेस, डिमांड एंड सप्लाई, एंड टू सी हाउ मच वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग दैट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन द स्टेट. इसलिए हमने थोड़ा आगे का सोच के हम आए थे. हम अगर उस टाइम का सोचते तो उस टाइम तो पन्ना में टाइगर्स थे ही नहीं. डेफिनेटली tourism friendly policies of the state was a big decision, big component of the decision that we took. बहुत हमको हेल्प मिली, सरकार से बहुत हेल्प मिली, गवर्नमेंट से बहुत हेल्प मिली. हम लोग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा था. एंड आइकॉनिक जो डेस्टिनेशंस थे जिनको वर्ल्ड मैप में ऑलरेडी दे हैड बिगन टू कम, उसको प्रमोट करने के लिए एक मेजर द मोटिव था, वो था एक्सपीरियंशियल लग्जरी टूरिज्म. दिक्कतें भी आई और अभी भी आ रही, थोड़ी बहुत होती हैं. इलियाराजा सर यही हैं, उनके पास भी हम लोग गए थे. एंड द गुड थिंग आई वुड से इज दिक्कतें हैं, लेकिन द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इज सो पॉजिटिव कि सर ने हमें इमीडिएटली, मतलब आई वेंट टू हिम एंड विद माय प्रॉब्लम्स, एंड सर ने इमीडिएटली एक्शन लेके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया. सो I mean, hats off to the government bodies की इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि अगर प्रॉब्लम है भी तो उसको दूर करने में टाइम नहीं लग रहा है. So this is positive, and but also now because we are sitting in Rewa, you should also start thinking on Sanjay Dubri National Park, which I don't know if you're thinking already Taj Safari to have something in Sanjay Dubri. Of course, we are definitely looking to expand, and also another iconic location like Sanjay Dubri, we definitely want to be present there. We're looking for partners, we're looking for investors who we can partner with and expand our footprint within India and abroad. So with that, let me come to you, Rishi, who's a hotel consultant, a very... मैं फिर से थोड़ा इंटरवीन करूंगा, सॉरी फॉर. इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं. ताज सफारी जो हमारे सामने पांडे जी बैठे हुए हैं, तो जब इन्होंने पन्ना में डाला तो टाइगर नहीं थे. अब हम आपको चीते के लिए बुला रहे हैं. कूनो में चीता आ गया है और गांधी सागर नौरादेई में आने वाला है, अभी नहीं है. तो आप अभी से फोरसाइट जो पहले इस्तेमाल की थी कर लीजिए. 3 जगह रेडीनेस में है. माधव नेशनल पार्क में टाइगर पहुंच गया है, और रातापानी नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है भोपाल से 15 किलोमीटर दूरी पे है. तो ये 5 जगह यहाँ पे हैं. फोकस करिए, जो आपको सहायता चाहिए, इलियाराजा टीम, वी आर देयर, वी विल हेल्प यू. देखिए, ये होता है प्रोएक्टिवनेस एक गवर्नमेंट की कि वो तुरंत जो है उन्होंने मौके का फायदा उठाया, ताज सफारीज को घेर लिया और एक्सपेंशन प्लान उनका डिक्टेट कर दिया. सो नाइस. नाउ लेट मी कम टू यू, ऋषि, who's a hotel consultant, a seasoned hotelier. Rishi, how do you, a place like Rewa for example, या संजय डोबरी नेशनल पार्क की बात करें या किसी भी इन सारी जगहों की बात करें, जैसे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव्स प्लान हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, इसका मतलब यही है कि स्टेट जो है वो विलिंग है और उसका विजन है कि वो अपने पूरे स्टेट में रीजनल डेवलपमेंट करे. रीजनल डेवलपमेंट जो है वो की है टूरिज्म का. अगर टूरिज्म का अल्टीमेट बेनिफिट चाहिए तो हर पूरे रीजन को चाहिए, किसी एक जगह को नहीं होना चाहिए. तो उस कॉन्टेक्स्ट में लोकल लैंड ओनर्स, लोकल बिजनेस ओनर्स किस तरह से डेवलपमेंट्स करें जो यहाँ पर कुछ बड़े नाम होटेलियर्स के आ सकें
और वो एक नेशनल, क्योंकि जैसे ताज की हम बात करें तो ताज का ये रहा है कि जहां ताज जाता है वहां पर वो टूरिस्ट लेके आता है बिकॉज ऑफ नेम, या जहां मैरियट जाता है या जहां अकॉर जाता है, तो सर्टन नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेस्टिनेशन, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज योर एडवाइस कि क्या इस तरह से लैंड ओनर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स को करना चाहिए रीवा में या और भी जगहों पर? Thank you, Pratik. In fact, Riva is that VIP जिसके लिए रेड कार्पेट शायद रोल आउट करना रह गया था. But I think this conclave is doing exactly that. The red carpet has been rolled out. You rightly said. Thank you. I work with a lot of governments, tourism departments. I'm sure मैं शिवशेखर साहब के साथ भी काम करूंगा. And I work with a lot of principal secretaries of different states. State का नाम नहीं लूंगा, वापस भी जाना है वहाँ पे मेरे को, आज नहीं तो कल. But यहाँ पे I think the way tourism department has handled it, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि they deserve credit. जब इलाहाबाद लैंड हुए, मतलब क्रेडिट गोज टू बोथ फिक्की एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, जो टैक्सी आई उसके अंदर देयर वाज अ गुडी बैग कि शायद वाटर बॉटल चाहिए हो, शायद थोड़े चिप्स चाहिए हो. तो आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ द टूरिज्म मिनिस्टर, अटेंशन टू डिटेल हैज बीन ग्रेट. कल जिस तरह से सीएम साहब ने बताया अपने एड्रेस में, एंड उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मैं अभी इन सर को यही कह रहा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप होटेलियर नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं होटेलियर हैं, बिकॉज यू हैव हॉस्पिटैलिटी इन योर हार्ट. सो आई थिंक दैट इज वेयर हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम. कल रोज में बैठ के मैं सुन रहा था एड्रेसेस, तो मेरे बगल में कोई जिला परिषद के मिस्टर शुक्ला ही थे, वो बैठे थे. जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मैं रीवा से नहीं हूँ, तो उसके बाद पूरा टाइम वो मेरे को गाइड करते रहे, सर यहाँ पे शिल्पी प्लाजा है, आप चंदेरी साड़ी वहाँ से लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी. तो आई थिंक दैट इज हॉस्पिटैलिटी. जिस तरह से उन्होंने मेरे को पूरा 2 दिन का गाइड किया, और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर मेरे को देखे गए कि आपको अगर कुछ काम हो तो मेरे को फ़ोन करिएगा, मैं आ जाऊँगा. तो आई थिंक दैट इज हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. हम लोग इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं विद आवर ओन थॉट्स एंड प्रोसेसेस. सो real hospitality lies like what somebody did to me yesterday, what Department of Tourism arranged for us. उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि आई थिंक हमारे मुख्यमंत्री साहब का ये उनका ससुराल पक्ष यहाँ पे है. मेरे को तो लगता है कि हम सबका भी ससुराल पक्ष यही कही है, क्योंकि एवरीबडी इज सो वेलकमिंग. नाउ फॉर द लैंड ओनर्स, आई थिंक इट इज अ इजी टास्क. हम जिस होटल में रुके हैं, सयाजी, बहुत अच्छा होटल है, शायद उसके पास 25-28 कमरे हैं. तो सुबह वॉक के टाइम पे जब हम जा रहे थे माथुर साहब के साथ, तो वी नोटिस दैट ही इज मेकिंग अनदर 50-60 रूम्स मोर. सो देयर हैज टू बी अ रीजन जो वो बना रहा है ये रूम्स. इसका मतलब उसके पास कोई भी इन्वेस्टर विल पुट हिज फुट इन द माउथ जब वो देखेगा कि हाँ मेरे को रिटर्न्स दिख रहे हैं. अब ही इज फास्ट ट्रैक द वर्क. अब वहां पे वो 50 रूम और बना रहा है, एंड वेरी सून इट विल बी अ 70-75 रूम होटल. लैंड ओनर्स, land bank is the main thing. If people here, landowners or investors who want to make hotels, this is the right time. But what I would suggest, being a hotelier with my 35 years of career behind me, this is the right time to get into it. The government policies which I heard yesterday are fantastic. काश मेरे पास होते तो मैं भी जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता कि इतनी अच्छी सब्सिडीज, स्कीम्स और जिस तरह की फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं, दे आर अनइमेजिनेबल. आई डोंट थिंक एनी अदर गवर्नमेंट इज डूइंग इट. एंड आई कांट ओनली बी गुडी गुडी, बट आई नो, मैंने कल से बहुत सुना है कि एयरपोर्ट के बारे में, बट येस दैट इज अ रियल लॉजिकल चैलेंज. एंड आई एम श्योर कल काफ़ी फ्लाइट ऑपरेटर्स भी यहाँ पे थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन. बट आई थिंक connectivity is very important before tourists actually start to flow in. For this 2-day conference, we have invested 4 days to come in and go back from Prayagraj. Imagine the day it starts directly here, जो बता रहे हैं सर कि बहुत जल्दी हो जाएगा, from metro cities. I'm sure Riva is on a fast track mode. आप जो ट्रेल्स और टेल्स की बात कर रहे थे प्रतीक जी, उसमें ट्रेल्स, TRAILS, TALES, उसमें आप एक टेल्स भी जोड़ दें. आई थिंक सो इट्स ट्रेल्स, टेल्स एंड टेल्स, जो मध्य प्रदेश की स्पेशलिटी है, एंड इट विल गो अ लॉन्ग वे इन डेवलपिंग इट. सो आई सी ग्रेट पोटेंशियल फॉर टूरिज्म कमिंग इन हियर. एंड 2-3 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे. Also, just
input to add to yours that जहाँ पर भी local land owners हैं, उनके लोग बाहर चले जाते हैं काम के लिए, land खाली पड़ी रहती है, तो it is a good idea for them कि वो लोग अपने जो properties हैं, areas हैं, उनको hotel projects में, hospitality projects में convert करें, क्योंकि वो भी एक social cause है एक तरह से, क्योंकि आप अपने city को build up कर रहे हैं. अगर कोई अच्छा होटल आ रहा है या कुछ भी इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप बिल्ड अप कर रहे हैं उस लैंड की. हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लोग कहीं खेती किसानी से दूर हो गए, कुछ हो गया है, तो इस तरह से बहुत सारे लैंड बैंक्स इस तरह से होते हैं जो आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं. एंड पीपल कैन कम फॉरवर्ड, देयर कैन बी अ लैंड ओनर, इन्वेस्टर एंड अ होटल ग्रुप सिनर्जी that can be brought together, which can Agreed, be completely one. concur with your views. अगर आप जयपुर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो उसके पहले देयर इज अ रीजन कॉल्ड कूकस. हमने बहुत सारी टूरिज्म की बात की, स्पिरिचुअल, वेलनेस, होलिस्टिक, वाइल्ड लाइफ. एक छोटा सा शब्द जो मेरे दिमाग में है वो है कि कूकस इज नोन फॉर ऑल द ब्रांड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, अ फेयरमाउंट टू अ मेरिडियन टू, आप कोई ब्रांड सोच ले हिंदुस्तान का या विदेशी, सब ब्रांड्स वहां पे हैं आज की डेट में. एंड इट इज नोन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स. ये बिग फैट इंडियन वेडिंग के लिए दिस प्लेस कैन बी आइडियल अ डेस्टिनेशन वेडिंग. तो जो आप लैंड बैंक्स की बात कर रहे हैं वो आई थिंक बिगर कन्वेंशन हॉल्स, माइस डेस्टिनेशंस एंड वेडिंग्स इज अ वेरी बिग सेगमेंट. सिर्फ कूकस में कहते हैं सर कि देयर इज क्लोज टू अबाउट 2500 करोड़ रजिस्टर्ड, जो मतलब शादियां जितने अमाउंट की होती हैं. तो अगर एक पार्ट मैं किसी के लिए शादी का देख रहा था, तो अभी इस समय एमपी नहीं आता है, पर अगर इस तरह के लैंड बैंक ओनर्स आए और कनेक्टिविटी हो तो आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू. It's a beautiful thing कि you develop a convention center, a wedding palace, wedding lawns, and it will be fabulous. So I think that's a very valid point what you have mentioned. So with that, because we are short of time, so we'll just open the house for a few questions and then we will ask the Principal Secretary to close this session with his, मंत्री जी का व्यू एक क्वेश्चन आंसर के बाद ले लें, जैसे जो दिक्कतें हैं वो भी सामने आ जाए और सो हाँ. Thank you so much, you all, sir. I am from Lucknow and we are investors. We are searching the opportunity of the investment in Madhya Pradesh, so that we are here. And we have met Mr. Shukla in Lucknow, in Taj Hotel, earlier too. मेरा सर 2-3 बातों पे आपसे सलाह भी होगी और मेरा कुछ क्वेश्चंस भी हैं. नंबर तो एक तो ये कि निश्चित रूप से कि मध्य प्रदेश के पास बहुत अच्छी अपनी हेरिटेज है, जंगलात हैं, वाइल्ड आपके पास एसेट्स हैं, लेकिन ये अदर स्टेट्स में रूट लेवल पे लोगों को पता नहीं है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे कॉन्क्लेव जो आप कर रहे हैं ये कमिश्नरी लेवल पर किए जाएं, ताकि वहाँ के अदर स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग जान सके कि मध्य प्रदेश के पास इतनी संपदा मौजूद है. हम तो रीवा में आ गए, हर व्यक्ति रीवा नहीं आ सकता. तो कहने का मतलब ये कि इसके लिए आप, जैसे ये उत्तर प्रदेश में है, तो अयोध्या से अगर आप कर रहे हैं तो अयोध्या वालों को खासतौर से इस बात के लिए पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो मध्य प्रदेश है मेरे लिए बहुत अच्छा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है. तो अयोध्या में जैसे एक रखा जा सकता है, आपने बनारस में रखा, बहुत अच्छा किया. इसी तरह से अयोध्या है या तमाम और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, जैसे हमारे यहाँ नीमसार है, एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल प्लेस है. नीमसार सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, बड़ा फेमस है. बहुत ही कहते हैं कि चक्र जो फेंका था उसने अभिमन्यु ने वहीं गिरा था, तो वहाँ पे एक तालाब है, उसमें स्नान वगैरह भी किया जाता है. कहने का मतलब ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पर आप लोग अगर उसको अपना डिस्क्लोज कर पाएँ कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है और हम कैसे स्पिरिचुअल वो कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको मैं थोड़ा कहूँगा कि आप रूट लेवल तक इसको जरूर पहुँचाएँ, ताकि हम लोग भी ये सर्च कर सकें भाई हम वहाँ पैसा लगाएं तो हमारा पैसा रिटर्न होगा, ना प्रॉफिट मिले लेकिन का लॉस भी ना हो. कम से कम एट स्टेज 1-2 साल इस पोजीशन पे हम रह सकें. दूसरी बात सर, एक चीज, एक क्वेश्चन शॉर्ट रखिएगा, बस एक चीज सर, मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि आपकी धरती का एक लाल जिसने विश्व में ध्वजा फहराई, भले वो आप उससे उनसे सहमत हो या ना हो, वो है ओशो, जिनसे अमेरिका राष्ट्रपति भी खौफ खाता था. इसलिए नहीं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर थे, हो सकता है आध्यात्मिक रूप से उनसे सहमत ना हो, लेकिन आपको मालूम है कि ओशो ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके इंटरनेशनल फॉलोअर हैं. उनके 4 बड़े प्रोग्राम होते हैं साल में. 21 मार्च को वो जबलपुर में इनलाइटेंड हुए थे, वो मौलीशीरी के पेड़ पे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते. आप माने या ना माने, लेकिन हम लोग मानते हैं इस चीज को. मैं उनका डिसाइपल हूं, मैं उनका शिष्य हूं. तो एक तो अगर आप उसको
बोध गया के तर्ज पे अगर डेवलप कर सकें जबलपुर को, जैसे भगवान बुद्ध का बोध गया में है, अगर आप ओशो का वहां कर सकें तो ये हम सबके लिए भी बड़ा एहसान की बात होगी और बहुत ही अच्छा टूरिस्ट आपको मिलेगा। दूसरा, कुचवाड़ा में वो पैदा हुए थे, गाडरवारा में वो बड़े हुए, हम कुचवाड़ा गए हैं, मैं लखनऊ से कुचवाड़ा स्पेशली उनका देखने गया था। हमारे लिए कुचवाड़ा वैसे ही है जैसे कृष्ण जन्मभूमि, जैसे राम जन्मभूमि। तो अगर आप कुचवाड़ा में वहां जो पिरामिड है उसको विनोद खन्ना अपने पास से चला रहे हैं, मतलब उसको पैसा से ज्यादा फंडिंग जो भी हो रही है वो विनोद खन्ना कर रहे हैं। सर थोड़ा समय क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, वो अभी मंत्री एक सेकंड में उसको थोड़ा इसलिए क्योंकि ये इशू आया नहीं। मेरा कहने मतलब सर ये है, कुचवाड़ा, गाडरवाड़ा, सागर, जबलपुर 4 प्लेसेज ओशो से कंसर्न है। आप अगर इसको कर सकें, जैसे श्रावस्ती भगवान बुद्ध की है, कर्म भूमि थी, ऐसे ओशो की सागर और जबलपुर रही। अगर जबलपुर को आप जहां वो हुए हैं अगर बोध गया के इस तर्ज पे आप डेवलप करें तो मुझे लगता है इंटरनेशनल टूरिस्ट आपको वहां पे मिलेगा। मेरा इतना सजेशन। धन्यवाद। अभी पहले सुन लेते हैं सबका। उधर पीछे एक हाथ है। सर जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन मैं आगरा से आया हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी छिंदवाड़ा भी गया था, तो छिंदवाड़ा को एक पर्यटक स्थल के रूप में और भी विकसित किया जाए। और दूसरा चीज मैं चाहता हूं कि जो MU यानी कि मध्य प्रदेश और यूपी का बन रहा है, जैसे हम आगरा से हैं, आगरा के बगल में ग्वालियर है, इसी प्रकार से आपके पूर्वांचल से बगल में आपके कई जगह हैं, तो उसको डेवलप किया जाए। और मेरे को खुशी होगी अगर जितने भी पर्यटक स्थल हैं मध्य प्रदेश में, वहां पर प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक चीजें उसको मतलब समाप्त किया जाए। क्वेश्चन पूछे प्लीज, सजेशन तो मिल जाए। हाँ, मेरा सजेशन ये है, मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोगों के पास इको टूरिज्म पर क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोजेक्ट है और कैसे डेवलप करना चाहते हैं आप? थैंक यू। सर प्रणाम, मैं विपुल भोले, एक हेरिटेज डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूं और फिल्म मेकर हूं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और थोड़ी सी एक विडंबना भी है। फिल्म्स एक माध्यम है हमारे कल्चर को दुनिया भर में प्रमोट करने का। देखिए, जैसे शो एंड टेल, तो पहले एक हम लोग कहावत कहते थे, जो दिखता है वो बिकता है। अभी थोड़ा सा उसका प्रारूप बदल गया है, अब वो प्रारूप है जैसा दिखता है वैसा बिकता है। सो द आइडिया इज़ कि हम लोग बहुत ढेर सारे क्रिएटिव लोग हैं इस समय इंडिया में जो कभी कभी एम्पैनलमेंट्स की वॉल्स में बाधित हो जाते हैं, बंध जाते हैं, रेड टेप्स की वॉल्स में बंध जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया भर में अभी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स इसी तरह से काम कर रहे हैं एम्पैनलमेंट्स के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर। टूरिज़्म की परिदृष्टि से अगर देखा जाए तो चूँकि इन्फ्लुएंसर्स और इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात भी अभी की, क्या MP गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक इंसेंटिव ला सकती है जहाँ पे कोई ज़रूरी ना हो कि लोग एम्पैनल्ड ही हों, लेकिन अगर मेरिट बेस पे उनको एनरोल किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके टू प्रमोट MP। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म मेकर्स एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। we'll have it off stage now. We'll have it off stage. तो अब हम ये माइक जो है मंत्री जी को देते हैं फॉर द आंसर्स जो भी आप देना चाहें मंत्री। आज यहाँ पर ये रीजनल कॉन्क्लेव का ये जो सत्र है, इसमें हम सबके बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी हमारे बीच में हैं। मैं संस्कृति पर्यटन विभाग की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित सभी जो अतिथिगण हैं, निश्चित रूप से ये जो पैनल डिस्कशन चल रहा है और जिस प्रकार से टूरिज्म के अलग अलग क्षेत्रों पर बात हो रही है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि हमारी सरकार टूरिज्म को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी टूरिज्म को लेकर हमारी सरकार कितने गंभीरता से विचार कर रही है। निरंतर हम जिस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म कैसे आगे बढ़े, वो वास्तव में अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं। मुझे लगता है कि अभी हमने पीएम श्री वायु सेवा शुरू की, जिसमें विभिन्न स्थानों को, दूर दराज के स्थानों को जहां लोगों की पहुंच बड़े मुश्किल से हो पाती थी, उन सारे स्थानों को भी हमने जोड़ा। फिर अभी हेली सेवा भी शुरू होने जा रही है, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के विभिन्न स्थानों को जहां वायुयान नहीं उतर सकता, एरोप्लेन नहीं उतर सकता, वहाँ उसको हेली सेवा से हम जोड़ेंगे। तो कुल मिला के पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसकी रचना योजना सरकार बना रही है। वास्तव में मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हम प्राकृतिक रूप से बड़े समृद्ध हैं। 9 टाइगर रिजर्व हमारे पास हैं, राष्ट्रीय 25 वन्य अभ्यारण्य हमारे पास हैं, राष्ट्रीय उद्यान 12 राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्राकृतिक रूप से बड़ा समृद्ध है। वाइल्ड लाइफ के रूप में जितनी विविधता मध्य प्रदेश में है, हम चीता स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं, लेपर्ड स्टेट हैं, घड़ियाल स्टेट हैं, जितने प्रकार की विविधताएं मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ को लेकर होनी चाहिए, उतनी प्रकार की विविधता है। जैसे हम अपन रीवा में बैठे हैं, तो रीवा में जो वाइट टाइगर सफारी है, तो ये पूरे देश में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हम समृद्ध हैं। फिर ऐतिहासिक रूप से भी हमारा इतिहास बड़ा समृद्धशाली है, पुरातात्विक रूप से भी हम समृद्ध हैं। कुल मिला के धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अभी 13 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा 10 करोड़ से ऊपर पर्यटक धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आए हैं। महाकाल लोक में 7 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए, फिर अपने अमरकंटक में आए, मैहर में शारदा लोक में आए। तो ये मुख्य स्थान हैं जहाँ पर मुझे लगता है धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बन रहा है। तो कुल मिला के जितने प्रकार की संभावनाएं हैं, उन सारी बातों को लेकर हम लोग मध्य प्रदेश में पर्यटन कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। नई पर्यटन नीति भी हम लेकर आए हैं। पहले जो निवेशक हैं उनको दिक्कत होती थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने नई पर्यटन नीति लेके आए। 30 प्रकार की अनुमतियां होती थी, उसको 10 प्रकार की अनुमतियों तक सीमित किया। सिंगल विंडो सिस्टम हमने शुरू किया। कुल मिला के रेड कारपेट बिछाने का काम हमने किया। 100 करोड़ से ऊपर जो निवेश कर रहे हैं उनको पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर हमने निवेश के लिए आमंत्रित किया। कुल मिला के उनको अनुदान देने का काम, अभी कल शिवशेखर जी भी बता रहे थे कि 100 करोड़ आप इन्वेस्ट करते हैं तो 30 करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है। तो कुल मिला के किस प्रकार से पर्यटन आगे बढ़े, उसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। और जो निवेशक हैं, सब कई प्रकार के प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर ही अभी अपन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में भी बात की, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्सा हम इसको बनाएंगे कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ सकता है। सेफ़ टूरिज्म, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो वो हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ कभी किसी प्रकार की घटनाएं इस प्रकार की नहीं घटती जिससे हमको शर्मसार होना पड़े। तो मुझे लगता है कि इन सारे क्षेत्रों को लेकर हम काम कर रहे हैं। फिल्म पर्यटन में भी निरंतर हम काम कर रहे हैं। अभी भाई ने प्रश्न पूछा, तो फिल्म 450 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हमारे यहाँ हो चुकी है, उसमें भी 2 करोड़ रुपए का अनुदान हम दे रहे हैं। और 60 फिल्में पहले फीचर फिल्मों पर केवल हम करते थे अनुदान, अब 60 फिल्में अभी बना रहे हैं। फिल्म के जितने प्रकार हैं वो सारे हम ले रहे हैं।
तो कुल मिला के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। अब आप फिल्म बनाने वाले से कहीं पूछेंगे बाहर जाके कि आप किस स्टेट में जाना पसंद करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक कहता है कि हम मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये सरकार निरंतर इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और तमाम प्रकार की बातें आई। उत्तर प्रदेश ओशो के बारे में अभी हमारे भाई ने चर्चा की, तो जबलपुर से ही हैं और निश्चित रूप से अगर ओशो पर हम फोकस करेंगे तो इंटरनेशनल पर्यटक बढ़ेंगे, ये बात सत्य है। तो कुल मिला के इस पर भी हम चिंतन मंथन करेंगे और मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोगों के जो विचार हैं, बहुत सारे लोग बोल पाए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी बोल पाए होंगे, कुछ लोग माइक पे नहीं बोल पाते लेकिन वो लिख के अच्छा सजेशन देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जिन लोगों के सजेशन जिस प्रकार के हैं आप लिखित में दे देंगे, तो अपन किसको देंगे यहाँ पे लिखित में, मान लो अपन सजेशन लें तो वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं, ईमेल पे भी भेज सकते हो, यहाँ भी लिखित में दे सकते हैं, किसी को अपन इसमें ऑथोराइज कर दें तो जो आपके सजेशन है वो भी आप दे देंगे, तो उस पर भी हम पूरा चिंतन मंथन करके किस प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्रमांक 1 पर आ सकता है। और रीजनल कॉन्क्लेव करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे रीवा है, रीवा में पर्यटन की असीम संभावनाएं, विंध्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हमारा सतना है, सिंगरौली है। अभी कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहाँ के जो जलप्रपात हैं चचाई का है और 4 जलप्रपात हैं, तो वो विदेश में जो बड़े जलप्रपात हैं उनको भी मात करते हैं। तो असीम संभावनाएं हैं, उस पर हम विस्तृत से बात करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आप सब लोग जो निवेशक हैं, जो मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रित भी करता हूं और मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में हम उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कोई परेशानी नहीं होगी, ये सरकार का संकल्प है। लेकिन आप आइए, मध्य प्रदेश आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा, इसलिए आप लोग आइए, निवेश करिए। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। May I now request Mr. Shivshekhar Shukla for just a quick closing remark of this session and then we close this session. I think ज़्यादातर सब बातें आ गई हैं और रीवा की खासियत, रीवा संभाग की खासियत, पूरा ईस्टर्न मध्य प्रदेश की खासियत, सारे हमारी विशेषताएं, मध्य प्रदेश की खासियत, और जो हम लोग बोलते हैं फ़ख्र से कि वी आर हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, तो दिल के प्रदेश से आते हैं और दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आप आइए, ये दिल आपका स्वागत करने के लिए आतुर है और आपका हम हर तरीके से चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। तो आप लोग आइए और बार बार आइए। थैंक यू। Thank you. So with this we close the first session and thank you to all my panelists. Thank you very much. हम मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर इलैया राजट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से निवेदन करती हूँ कृपया आप मंच पर पधारें और मध्य प्रदेश टूरिज्म होटल एंड रिजॉर्ट्स की ओर से हैम्पर्स धन्यवाद उद्बोधन के बाद मैं निवेदन करती हूँ कृपया आप धन्यवाद के रूप में सभी मंचासीन अतिथियों को सौंपेंगे। सबसे पहले आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को आप ये भेंट दे रहे हैं। तत्पश्चात मेरा निवेदन है कृपया आप माननीय मंत्री जी को ये हैम्पर भेंट कर रहे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी को ये हैम्पर, जी श्री राकेश माथुर जी को आप ये हैम्पर, श्री ऋषि सूर्यपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको ये हैम्पर भेंट करेंगे। श्री अतुल पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको ये हैम्पर भेंट करेंगे। राकेश माथुर जी को ये हैम्पर आप भेंट करें और उसके बाद श्री प्रतीक हीरा जी इस सेशन के मॉडरेटर, आप उनको भी ये हैम्पर भेंट करेंगे।
और माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी को ये हैम्पर। मंचासीन सभी अतिथियों का हम हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और आज इस पहले सेशन में आपने अध्यक्षता की, और मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा है हम सभी के लिए। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मंच के सामने की कुर्सियों पर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके पश्चात हम आज के दूसरे सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा जो दूसरा सेशन है वो भी बेहद खास है। ये सेशन है मध्य प्रदेश में एक समग्र पर्यटन अनुभव का निर्माण। कैसे कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, डिजिटल मार्केटिंग, सामुदायिक जुड़ाव और संरक्षण प्रयास मिलकर पर्यटकों के लिए सफारी से लेकर शहर में ठहरने तक एक सहज और समृद्ध अनुभव का निर्माण कर सकते हैं। इस विषय पर हमारे आज के दूसरे सत्र में चर्चाएं होंगी।